नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। देश में हर साल पराली जलती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है। हर साल प्रदूषण से निपटने के दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों को हकीकत के पैमाने पर नापें तो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा होते हैं। अपेक्षित सफलता तभी मिलती है जब उसके लिए कोशिश हो, और जब कोशिश नहीं होती तो फिर शुरू होता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो इस साल भी शुरू हो गया। पराली एक बड़ा सवाल बन गई है और सरकारों की तरफ से समाधान न होने पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है। बात हरियाणा की करें तो पिछले कुछ समय यानी लगभग 24 घंटे के दौरान की बात कर लेते हैं। पराली जलाने के 112 नए मामले सामने आए। दूसरी तरफ पराली जलाने वाले 159 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। 15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है, जुर्माना लगाना? क्योंकि जुर्माना तो हर साल किया जाता है। हालांकि साल दर साल ये संख्या कम जरूर हुई है पराली जलाने वालों की संख्या में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े ये बताते हैं कि 2018 में हरियाणा में पराली जलाने के कुल 9,225 मामले सामने आए थे और 2019 में ये संख्या घटकर 6,364 रह गई थी, यानी लगभग 3,000 कम। पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आधुनिक मशीनों के लिए कुल 1151 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की, जिसमें पंजाब की बात करें तो 546 करोड़ 18 लाख रुपए, हरियाणा को 329 करोड़ 90 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 253 करोड़ 88 लाख रुपए और दिल्ली को भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए मिले। ये हम 2019 की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों को खरीदने या किराए पर लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं कि जो मशीन किराए पर ली जाती है, जो फसल अवशेषों को प्रबंधित करती है, उनको गलाती है, सड़ाती है, उनको काटती है, वो महंगी पड़ती है। इससे प्रति एकड़ फसल पर लगभग 3 से 4 हजार रुपए की अतिरिक्त लागत आती है। पराली जलाने की घटनाओं को देखते हुए 6 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पराली नहीं जलाने वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को 7 दिन के भीतर गैर बासमती धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल देने का आदेश दिया था। लेकिन यह निर्णय तब आया था जब 90% कटाई हो चुकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन किसानों को नहीं शामिल किया गया था जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। इसके अलावा योजना में बटाईदार किसानों को भी शामिल नहीं किया गया था, जो किसी दूसरे की जमीन को किराए पर लेकर खेती करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों को दंडित किया जाना अंतिम उपाय नहीं है। इसकी बजाय उन्हें इसके लिए निस्तारण के लिए इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि, मशीनें और उपकरण दिए जाने चाहिए, और ऐसा नहीं किया जा रहा है। पराली अब भी जलाई जा रही है। कमी कहां है, ये बड़ा सवाल है और कोरोना काल में ये और भी खतरनाक हो रहा है। ये कुछ ग्राफिक्स हैं जो ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ चीजें मैंने आपको 2019 की बताई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चूक है जिस पर बात होनी चाहिए। हर साल हम बात करते हैं और हर साल ये मामले सामने आते हैं, घटते क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एक दूसरे पर चलता है। एक सरकार दूसरी सरकार पर आरोप लगाती है, और इसी कड़ी में अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो उनका यह कहना है कि पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय एक बार करा देता हूं आपका। राकेश बैंस है, मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन से। राकेश जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बजरंग दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेश गुप्ता है, विधायक आम आदमी पार्टी से हैं। राजेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर वंदना पोपली जुड़ेंगी थोड़ी देर में, उनका भी स्वागत हम करेंगे। लेकिन पहले राजेश गुप्ता जी, मैं आपसे पूछूंगा, हर बार पराली एक बड़ा मुद्दा बनता है और हर बार ये आरोप लगता है उन पड़ोसी राज्यों पर, उन किसानों पर, उन सरकारों पर जहां जहां पराली जलाई जाती है, और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को कम करने में जिनकी अहम भूमिका मानी जाती है,
वो हरियाणा है, पंजाब है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। ये बड़ा कारण आप लोगों को क्यों लगता है, जबकि सरकार तो ये कहती है कि पराली से सिर्फ 4 से 5% वायु प्रदूषण का स्तर पराली की वजह से दिल्ली में होता है, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। राजेश जी। शमशेर भाई, हम सभी जानते हैं कि 1 महीने पहले अगर आप दिल्ली को देखें, मेरे को अपनी आवाज बहुत इको हो रही है, बहुत काफी जी। मैं चाहूंगा जो तकनीकी थोड़ी दिक्कत है वो दूर करें, उनकी आवाज़ जो है दोबारा से उनको सुन रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। राजेश जी आपके पास आएंगे, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारी तकनीकी टीम इसको दुरुस्त कर ले। तब तक मैं बजरंग दास जी से राय ले लेता हूं। बजरंग दास जी का क्या मानना। बजरंग दास जी, हरियाणा सरकार अपनी तरफ से ये कहती है कि हमने पराली के निस्तारण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, चाहे वो सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण देने की बात हो, खरीदने की बात हो, या फिर किसानों को फ्री में वो उपकरण अपने खेत में ट्रैक्टर के साथ जोड़कर ले जाने की बात हो, ताकि किसान अपनी उस पराली का प्रबंधन करें, खेत के अंदर उसकी कटाई कर लें और उसके बाद जो अवशेष जलाने का वक्त आता है तो उन्हें वो जलाना ना पड़े, अपना खेत तैयार करने में उन्हें आसानी हो। लेकिन उसके बाद भी ये जो आंकड़ा है ये हम देख रहे हैं कि 5 से 10% के आसपास रहता है हर जिले में, जहां जहां पर धान की रोपाई होती है। फिर भी ये घटता क्यों नहीं है, कहां प्रॉब्लम नजर आती है? शमशेर जी, सबसे पहले ये है कि देखो, पराली जलाने से प्रदेश में, देश में प्रदूषण फैलता है और अनेकों प्रकार की बीमारी पैदा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर सरकार द्वारा किसानों पे जुर्माना लगाना या उनके खिलाफ FIR दर्ज करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। सरकार ने पराली खरीदने का भी एक सिस्टम बनाया है जिसका 50 रुपए क्विंटल रेट रखा है। 50 रुपए क्विंटल के अंदर हम पर सरकार पराली खरीदेगी। अगर सरकार, आप देखिए, ये सूखी जो तूड़ी होती है गौशाला में जाती है, लगभग 400-500 रुपए क्विंटल के हिसाब से होलसेल के अंदर बिक रही है। अगर सरकार सही रेट लगाए, भाई पराली का कम से कम 150-200 रुपए प्रति क्विंटल दे, तो मैं समझता हूँ किसान पराली किसी कीमत पर नहीं जलाएगा। वो उस पराली को छाती में लगाकर रखेगा और वो बेचेगा। 50 रुपए सोचता भी मैं 50 रुपए इकट्ठी करूं, फिर उसको बेचूं, इतना किराया लगाऊं, तो इसलिए वो क्या करता है, सोचते 50 रुपए क्विंटल तो मैं लूंगा और ट्रैक्टर में भरूंगा, इकट्ठी करूंगा, बेचूंगा, इतना मेरा खर्चा लग जाएगा। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, इसके एक तो पराली के रेट जो है वो बढ़ाया जाए। दूसरा, आप देखो पराली है, पराली की जब कटाई की जाती है ना जी, 6 इंच जमीन के अंदर वो फुसा रह जाता है, पूरी कटाई नहीं होती, 6 इंच वो रह जाती है। 6 इंच वो रह जाती है, वो उसमें किसान को बड़ी भारी दिक्कत आती है। वो क्या सोचते, अगर उसको वो मशीन के द्वारा उसको कटाई करके खेत में लपेटे तो उसमें काफी समय लगता है। वो किसान क्या करता है, 6 इंच जो बचती है उसको जला देता है, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। सरकार को भी इसकी तरफ सोचने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नारनौंद का गांव था, उसके यहाँ गांव मिलकपुर, हाल ही में हफ्ता पहले मतलब सरकार ने क्या किया, वो एक खेत के अंदर एक किसान के जुर्माना लगा दिया और 1500 रुपए उससे भरवा लिए। उसी किसान के द्वारा फिर 1500 रुपए जुर्माना का बिल लेकर वहां पटवारी चला गया। सारा किसान ने बड़ा भारी विरोध किया, उसको बंधक बनाया। वहां सरकारी उच्च अधिकारी गए, 5-7 घंटे बंधक रहा। उन्होंने आश्वासन दिया, हमसे गलती होगी भाई, गलती से बन गया, हमें माफ करो। जब जाके उसको छोटा, बड़ा बड़े टीवी के अंदर भी, अखबारों में ये लंबी चौड़ी बात छपी है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, पराली के लिए सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा। सरकार कहती है हमने काफी व्यवस्था की, तो सरकार ने व्यवस्था की, तो पराली क्यों जल रही है? पराली क्यों जल रही है? इतने आदमी को आपके सामने है, 169 FIR दर्ज हो गई। ठीक है,
और 15 ये अब 15 लाख बजरंग जुर्माना दास हो जी, गया। ये नीति कौन 33 बनाए? दो आदमी के ये पराली नीति के- कौन बनाए बजरंग दास जी? जी, ये नीति कौन बनाए? ये हाँ, कौन सी मैं यही सरकार? समझाता हूँ शमशेर जी। हाँ। जैसे सरकार ने 50 रुपए रेट रखा है, नहीं, 50 रुपए के हरियाणा सरकार की 50 बात कर रहे हैं ना? हरियाणा सरकार की। हाँ, पंजाब सरकार की बात भी कर लेते हैं। नो नो, हरियाणा सरकार, मैं पंजाब को जोड़ लेता हूँ ना। पंजाब भी जोड़ लो। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी खरीद आप देखो एक की 100 रुपए की है, अगर कोई 20 रुपए में लेगा तो तकलीफ तो आएगी ना। जब देखो आप ये 400-500 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपके सामने है तूड़ी गौशाला में। आपने आ रही पड़ोसी है। राज्य को ये- नसीहत दी है क्या सर? आपने पंजाब सरकार को नसीहत दी है? सरकार से तो मैं सवाल पूछ लूंगा, हाँ आपने जी। पंजाब को भी नसीहत दे दो सर, थोड़ी सी वो भी नहीं, कोशिश कर शमशेर जी, मैं कोई हरियाणा की आप। बात नहीं, कहने करता। मैं तो केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा ना, मैं दिल्ली की बात भी कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात पूरी भी कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात मैं भी कर रहा हूँ। शमशेर जी पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप केवल पंजाब हरियाणा हो, की बात कर रहे हैं, इरा- इसलिए मैंने बीच में रोका आपको। मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूँ हाँ। कि हरियाणा ने 50 रुपए रखा हुआ है, जो मुझे नॉलेज के अंदर है, जो मैंने रिकॉर्ड में देखा है। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो तूड़ी है, तूड़ी गौशाला में काम आती है। ठीक है, आप हरे चारे के ठीक अंदर है, मैं तूड़ी समझ मिला गया। दोगे। बजरंग दास जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को प्रबंधन के लिए किसानों को जो पैसा दिया जाता है 50 रुपए पर क्विंटल, उससे ज्यादा देना चाहिए। चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, मैं बता देता हूं, 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई थी। या- हरियाणा सरकार ने कहा भी था कि हम देंगे, और 1000 रुपए जो प्रति एकड़ के हिसाब से पराली का प्रबंधन करेंगे उन किसानों को देंगे। उस पर क्या मिला ये मैं राकेश जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वंदना पोपली भी जुड़ गई। वंदना जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और मैं राजेश गुप्ता जी से बात कर रहा था, मेरे ख्याल में आवाज, राजेश जी आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी जी, अच्छी बात है। जी राजेश जी, अब जो सवाल मैंने किया था उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो प्रदूषण का स्तर है, इसमें जी। अलग अलग राज्य की सरकारों का अलग अलग पैमाना है। कोई सरकार ये कहती है कि हमने प्रबंधन कर दिया है, हमारी वजह से प्रदूषण नहीं है। कोई सरकार कहती है कि पड़ोसी राज्य कारक बनते हैं, वो बेहतर कदम नहीं उठाते हैं, फिर उसके बाद एनजीटी का, सुप्रीम कोर्ट का डंडा सभी सरकारों पर चलता है। और देखिए, मेरा कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार है। अगर केंद्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए और सभी राज्यों को साथ निकाले, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हम तैयार हैं जी। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि हम सबसे पहले आने के लिए तैयार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जी के पास में, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के पास में, यूपी के मुख्यमंत्री जी के पास में, सबके पास में अपने अपने कुछ न कुछ सुझाव होंगे। तो सब जब एक जगह बैठेंगे और जब इच्छा शक्ति ये होगी कि भारत को और भारत के उत्तरी भारत को खासकर पर्यावरण मुक्त बनाना है, पराली से बचाना है, साथ साथ हमें अपने किसानों को भी तंग नहीं करना है, बल्कि जो पराली से नुकसान हो रहा है उसको अगर सही तरीके से उपयोग में लाए तो रोजगार भी पैदा हो सकते हैं, किसानों को भी मदद मिल सकती है, पर्यावरण से भी मुक्ति मिल सकती है। दिक्कत है सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की। आपस में एक दूसरे पे डाले जाओ। दरअसल हम अपने आने वाले भविष्य के लिए कर क्या रहे हैं? ये इसलिए मैंने पूछा कि आपकी आम आदमी पार्टी का एक विज्ञापन, एक मिनट राजेश जी, छोटा सा मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। एक विज्ञापन चल रहा है दिल्ली सरकार का, जिसमें दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य पराली का कारक हैं, ये कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पराली निस्तारण के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, लेकिन वहां पर भी कोई जो रोड मैप है वो हम जानना चाहेंगे। क्या ऐसा रोड मैप है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आप एक नज़ीर पेश करें बाकी राज्यों के सामने कि पराली हम इस तरीके से अगर उसका निस्तारण करेंगे तो पराली दूसरे राज्यों के लिए भी एक सबक बनेगी और नहीं जलाएंगे। आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप। देखिए, आरोप का मतलब एक जो मैं विज्ञापन को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि मैंने वो सुना है कई बार, वो कहते हैं पड़ोसी राज्य, तो फिर कैसे बात बनेगी? पड़ोसी राज्यों के किसानों का नाम लेकर क्या संतुलन सध पाएगा? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि समाधान निकले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात ऐसी है कि ये सभी जानते हैं कि दिल्ली में खेती काफी कम होती है। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर चाहे फसल का मुआवजा हो, चाहे पराली के बारे में उनको कुछ एक रकम देने की बात हो ताकि वो पराली ना चलाए, वो सबसे ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर 500 रुपए एकड़ उन्हें दिए जाए ताकि किसान को एक इंसेंटिव मिले और वो फैक्ट्रियों तक पराली खुद लेके जाए। जब उसे कुछ बचेगा तभी तो लेके जाएगा।
नहीं तो वो तो वहां पे जला देगा। तो हरियाणा क्योंकि हर सरकार तो ये किसान- कहती है कि 1,000 रुपए प्रति एकड़ पराली प्रबंधन का दिया जा रहा है, तो फिर भी नहीं समझ में आ रही किसानों को क्या दिक्कत है? हाँ। भाई ऐसा नहीं है, अगर किसानों को सही पैसा मिले, या तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, अगर दे रही है सरकार तो सरकार उसको चेक तो करे कि क्या किसी किसान को मिल भी रहा है। आप खुद से सोचिए कि अगर 1,000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहे होते तो किसान उसमें आग थोड़ी लगाएगा। ठीक है, लेकिन वो मिल नहीं रहा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अगर वो हो जाए तो किसान भी खुश। फिर पराली जब सब फैक्ट्री में पहुंचेगी तो उसका कोयला बनेगा, उसका गन्ना बनेगा, तो फैक्ट्री वाला खुश, मजदूर खुश, और पर्यावरण को भी फायदा। तो हमारा यही कहना है कि जो पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं वो इस बात को समझे कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आप एक दूसरे पे डाल देंगे। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते राजेश जी कि मिल बैठे इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और रास्ता निकालें। मैं राकेश जी से पूछूंगा। राकेश जी, मैं पढ़ रहा था कि 2009 में जल संरक्षण अधिनियम आता है। हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य की बात करेंगे इस मसले में, और उसके बाद जो धान की बोआई है, धान की रोपाई है, उसकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद से ये पराली का जो मसला है ये इतना ज़्यादा उग्र होता चला गया और इस पर खूब राजनीति हो रही है। ये जो नियमावली आई, ये जो बदलाव आया, ये जो नया कानून बना, इससे कितना फर्क पड़ा आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा ये कि सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए बहुत प्रबंधन हम कर रहे हैं, सीएचसी की स्थापना कर दी गई है, किसानों को ऐसे उपकरण दिए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि किसान वहां से लेकर जाएं, अपनी पराली का निस्तारण करें। उनकी मात्रा को लेकर पूछूंगा आपसे कि कितनी मात्रा है, कम है, ज्यादा है, और होनी चाहिए, क्योंकि आज हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे, आज हम इसके समाधान की बात कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है ये पार्टियों के लिए, लेकिन हमारे लिए ये सामाजिक मुद्दा है, लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। देखिए शमशेर जी, पहले तो हमें इस बात पर पूरा सीरियस हो जाना चाहिए कि जिंदगी का मैटर है, इस पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी सत्ता पक्ष से चाहे विपक्ष से। प्रदूषण कितने प्रतिशत कहां कहां से आ रहा है, इसका आंकड़ा भी हमें जांच लेना चाहिए। जो पराली का मैटर है या कृषि के अवशेष जलाने का मैटर है, उसमें केवल 8% हम हिस्सेदार हैं, 92% जो है अन्य हिस्सेदारी है। केवल किसान की पराली को मुद्दा बना लेना, और बाकी आप देखोगे, मैंने एक वीडियो आपके चैनल को भेजी है जहां नगर पालिका ने कूड़े में आग लगाई हुई है, उस प्रदूषण का क्या है। दूसरा, कोयले की भट्टियां चल रही हैं, उस प्रदूषण का क्या है। तीसरा, जो ईंटों के भट्ठे चलते हैं, उस प्रदूषण का क्या है। मेरा कहने का भाव ये है कि कुल प्रदूषण तो प्रदूषण है, और चाहे कहीं से भी आ रहा है, हमें सीरियस सभी पे होना पड़ेगा, ना कि केवल एक राजनीतिक स्टंट बना के रख देना चाहिए कि किसान की पराली जल रही है। दूसरी बात आपने पूछी कि कितना सुधार इसको जलाने से रोकने के लिए आया है, मशीनों में आया है। देखिए, मशीनों में जो दिए गए हैं, जो सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से, और नीति इस तरह की बनाई गई है कि किसान लेने योग्य रहा ही नहीं। अब यदि मैं जो गांठ बनाती है, जो उसका गोला बनाती है पराली का, और लगभग 15 से 18 लाख रुपए किसान को पहले खर्चना पड़ेगा मशीन लेने के लिए। उसके बाद आपकी मशीन पास होगी, 3 महीने बाद आपकी पेमेंट आएगी, तो किसान के पास तो पैसा पहले नहीं है, तो 18 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करेगा। उस नीति को बदलना पड़ेगा ताकि जो किसान का ठीक तरीके से अच्छा इंतजाम करके हम पराली का व्यापक प्रबंध कर पाए। कस्टमर हायरिंग सेंटर जो बनाए गए हैं, इसे समझ लेना चाहिए सरकार को, और सभी नेताओं को गंभीर हो जाना चाहिए इस मुद्दे पे। भाई साहब, जो कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं, सीएचसी जो बनाए गए हैं, वहाँ एक छोटा सा रिपोर्ट में देख रहा था, सिर्फ एक जिले की, वहाँ पर किसान सिर्फ 5% पहुँचे हैं उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए। ट्रैक्टर तो किसान का खुद का, लेकिन इसके अलावा जो मशीनें हैं जो सरकार देती है किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ तक किसान नहीं पहुँच पाते। क्या जागरूकता की कमी भी है क्या? सरकारें जो प्रयास करती हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। चले, राकेश जी का संपर्क टूट गया, उससे पहले मैं वंदना जी से बात कर लेता हूँ। वंदना पोपली जी, 2019 में भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, और जब ये मसला उठा था, लगातार हर साल चलता है, हम एक ही बात पूछते थे कि क्या 2020 में नहीं जलेगी पराली, लेकिन आज फिर आंकड़े सामने आए, लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। क्या कारण आपको दिखता है? और फिर सरकारों के लिए, चाहे पड़ोसी राज्य हैं, उनके लिए तो मौका है ही कहने का
कि पड़ोसी राज्यों के किसान पराली जलाते हैं, डायरेक्ट नाम न लेके सरकारों को घेर लेते हैं। सीधे ना कहेंगे कि हरियाणा सरकार दोषी है, पंजाब सरकार दोषी है, ये कह देंगे पड़ोसी राज्यों से धुआं आता है, उससे वायु प्रदूषित होती है और मौका मिल जाता है, क्योंकि पराली तो जलती है और आप लोग केस भी दर्ज करते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं, तो फिर तो होगा ही ऐसा। देखिए शमशेर जी, एक सेकंड आवाज जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम पराली जलाने की बात कर रहे हैं तो ये नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट को हो रहा है। कोविड के समय में मुझे लगता है ये खतरा बहुत जबरदस्त बढ़ चुका है कि अगर कहीं पर प्रदूषण बढ़ता है तो सांस लेने में तकलीफ तो आएगी ही। साथ के साथ ये जो जितने भी किसान हैं उनके लिए भी नुकसान है, उनके मित्र कीट है वो खत्म होते हैं, जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होती है। अभी मैं सुन पा रही थी आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हुए थे, विधायक बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हमारे साथ, राजेश गुप्ता जी विधायक बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि 50 रुपए क्यों, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। आपको बताना चाहूंगी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको मालूम ही नहीं है कि क्या सिस्टम रखा गया है। हमारी सरकार ने सिस्टम रखा है कि जो पंचायत है वो जगह देगी पराली को रखने के लिए, जो उसके गट्ठर बनेंगे उसकी जगह को रखने के लिए। साथ ही जो गांव से लेकर आगे जहां पर भी पराली जाएगी उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी पंचायत लेगी। इसमें किसान को कुछ भी देर नहीं करना है। एक मिनट बजरंग दास जी सुन लें, मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि हम इस मसले पर न चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई राजनीति करे, समाधान की बात करेंगे। हम हर साल करते हैं और किसी न किसी एक दिन ऐसा भी आएगा जो समाधान होगा। मुझे कंप्लीट करने देंगे। बिल्कुल बात पूरी करें, मैंने तो बजरंग दास जी को रोका है। 68% कम केसेस आए हैं और हम जीरो बर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि पंजाब में केसेस बढ़े हैं। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बताया गया कि 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक हमारे जो पराली केसेस होते थे 2016 में 1124 थे, 17 में 984, 18 में 532, 19 में 540, 488, 20 में। लेकिन हम जीरो बर्निंग पे जाना चाहते हैं। एक बड़ा सिंपल सी चीज है शमशेर जी, जब माचिस की एक तीली से काम चलता हो तो क्यों जाएंगे कि हम सीएससी में जाएं, वहाँ पे मशीन को लेकर आए, जबकि 80% सब्सिडी सीएससी में दी जाती है। वहाँ पर जाएं, उसके गट्टे बनाए, पंचायत में जमा करा दे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हमारी सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसमें चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, टेलीविजन के थ्रू हो, उनको बताया गया है। 21 अगस्त के आसपास एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी कि अगर आपको कोई इक्विपमेंट्स लेने हैं इससे पराली से रिलेटेड तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी भी ये कंडीशन है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो अभी भी उसको आप ले सकते हैं, उसमें कोई करने वाली बात नहीं है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि हर एक तरह के चीजें आजमा लेने। आपको शायद मालूम भी होगा कि हमने इनाम राशि भी घोषित की है। अगर कहीं पर जीरो बर्निंग पंचायत होगी तो उसमें हमने 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए इस तरह से इनाम की राशि भी रखी गई है। तो अवेयरनेस कर दिया, इनाम रख दिया और उसके बावजूद भी अगर केसेस नहीं रुकेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेप भी लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो विधायक है उनकी भी बात मैं कर दूं, वो यहाँ पर बैठकर बोल रहे थे कि पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य उसके बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन एक प्रश्न का जवाब दें, आपके यहाँ पर जितनी भी परियोजनाएं हो रही हैं क्या उसमें धूल नियंत्रण के नियमों का ध्यान रखा जा रहा है? मुझे लगता है शमशेर जी ने सही कहा कि एक ऐसा मुद्दा है, हम इस चैनल के माध्यम से किसानों को भी एनकरेज कर सकते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, बजाय कि हरियाणा सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ये करेगी, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति होती तो आपके धूल नियंत्रण के नियम क्यों अभी तक उनकी धज्जियां हो रही हैं दिल्ली के अंदर? ऐसा नहीं कि हम हरियाणा में बैठे हैं तो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं। वंदना जी, मैं छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ। राकेश जी से उनसे बात कर रहे थे, मैंने एक बहुत गंभीर बात उठाई थी कि 2009 में भूमिगत जो जल है उसके संरक्षण के लिए एक नियम बना और उसके बाद से जो धान की रोपाई है, धान की बुवाई है, उसके समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। जबकि कुदरत ये कहती है, प्रकृति ये कहती है कि एक निश्चित नियम के तहत आप फसलों की बुआई करें, उसकी कढ़ाई करें, कटाई करें और उसके बाद से अगर मैं गलत हूं तो राकेश बहन जी मुझे रोकना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकना। ये 2009 में जो नियम आया इसके बाद इस पराली का बवाल उठा। ये भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए जो कोशिश हुई उस कोशिश का कहीं ना कहीं उल्टा असर पड़ना शुरू हो गया। क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए 2009 में जो कानून आया उसके बाद जो है इसको बढ़ावा दिया गया। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, केवल किसान को दोस्ती मान लिया गया, केवल राजनीति ना चमकाए। मैं विनती करता हूँ
तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से इस पर सीरियस होकर बात करें कि केवल किसान को दोषी, केवल पराली को दोषी बना ले लिया। अरे भाई, हमारी तो 8% हिस्सेदारी है प्रदूषण में, बाकी 92% को क्यों नहीं किसी तरह से रोका जा रहा है जी। उसके लिए क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, उसके लिए क्या योजनाएं हैं सरकार की। अब देखिए, हम यदि मशीन लेने चले गए तो मेरे को कहा जाता है कि पहले 15 लाख भरिए, मशीन आपको दे देंगे। तो मशीन कैसे मिलेगी? 15 लाख मेरे पास है नहीं। दूसरी बात जो आपने सीएचसी दी है, जो गांव में नहीं राकेश जी, जो सीएचसी में मैं राकेश जी एक छोटा सा, राकेश जी एक मिनट राकेश जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं वंदना जी नहीं बोलेंगी, मैं पूछ रहा हूँ सीएचसी जो बनाए गए कस्टमर, एक आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ राकेश जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही की बारी है और फिर किसी की बारी नहीं है, आप ही की बारी है। जो कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाने की बात सरकार कर रही है, 2000 कहा है सरकार ने, बना दिए हैं, उनका फायदा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? वहां से जो किसान जो फसल अवशेष को निस्तारित करने वाली मशीनें लेकर आते हैं, वहां लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं? और किसान अगर वहां नहीं जा पाते तो फिर क्या कारण है? इसके पीछे वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, मेरे गांव की पंचायत को कस्टमर केयर सेंटर बनाया गया है और वहां पे एक मशीन दे दी गई है। मेरे गांव में 2000 एकड़ है। हाँ, एक बिल्कुल। दिन में मशीन 10 एकड़ निकालेगी, तो 2000 एकड़ कितने दिन में निकालेगी? इसकी बड़ी वजह यह है कि टाइमिंग बुआई का निकल जाता है और किसान को खेत की अगली बुआई करनी है, जिसके कारण से मशीनों की कमी है, भारी कमी है और मशीनें समय पे उचित प्रबंध ना होने के कारण किसान को मजबूरी में आग लगानी पड़ती है। यही एक बड़ा कारण है कि सरकार के पास पूरी योजना, ब्लूप्रिंट है ही नहीं प्रदूषण रोकने के लिए। केवल हवाई बातें करते हैं टीवी में बैठ के। आज तक मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, कितने किसानों को आपने पैसा दिया? जो आग से 100 रुपए प्रति क्विंटल की आपने घोषणा की थी, अब बताइए कितना पैसा दिया अब तक किसान को? मेरे इलाके में आज तक मैं बड़े ठोस कदम से ठोस बयान देना चाहता हूँ कि 1 रुपया भी किसी किसान को नहीं मिला। भाई, जब सीरियस ही नहीं है तो आग लगेगी। केवल टीवी पे बैठ के हवा, मैं इस चर्चा को रोकूंगा अभी। मैं बता देता हूँ आप सभी को, ये आज एक शुरुआत है राकेश जी, ये दूसरी बात जल्दी से। हाँ। जो जुर्माने और जो एफआईआर की जा रही है, जो जुर्माने और ये एक, मैं कहूँगा, नासमझी का कदम है। हमने पहले इंतजाम करना चाहिए। यदि मेरा इंतजाम पर्याप्त नहीं है तो एफआईआर बनती नहीं किसान के ऊपर। ठीक है, पहले उसको सोल्यूशन तो दोगे ना जी। ठीक है राकेश जी। देखिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले मुद्दे पर, क्योंकि अभी क्या है, शुरुआत की हमने और इस पूरे मामले पर हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी राजनीति करे, लेकिन जो आप लोगों के विचार निकल कर आए हैं उन पर मैं निष्कर्ष पे जाऊंगा। पहले आप लोगों का शुक्रिया करूंगा। राकेश जी धन्यवाद आपका, बजरंग दास जी शुक्रिया आपका, राजेश गुप्ता जी बहुत बहुत आभार आपका, वंदना जी आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने अपने अपनी बातें रखी, अपने अपने विचार रखे, इस बात के लिए धन्यवाद। और पराली को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि जो पराली है वो प्रदूषण का दिल्ली एनसीआर में बड़ा कारक है। इसके पीछे मैंने 2009 के एक अधिनियम के बारे में जानकारी दी, वो इसलिए क्योंकि जब धान की बुआई पहले होती थी उसके बाद उसके समय को बढ़ा दिया और ये उसके पीछे वजह बताई गई कि जो हमारा भूमिगत जल उसको संरक्षित करना है तो फिर धान की बुआई को लेट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा जो मानसून है, लौटता हुआ मानसून होता है, उसकी वजह से जो मौसम वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि इसकी वजह से जो हवा की गति हम देखते हैं वो कुछ धीमी हो जाती है, हवा का रुख बदलता है, उसके चलते मौसम में जो है हवा की गति कम होने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और फिर ऊपर से धान आ जाता है। इसके साथ साथ जो और दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वो इस बार हो रहे हैं, उनके ऊपर अभी रोक नहीं है। हालांकि डीजल के कुछ जो भी इंजन चलते हैं उनको बंद कराने की बात तो जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे कारक हैं जो प्रदूषण का स्तर बढ़ाते हैं। पर चर्चा अहम ये थी कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाती हैं। हरियाणा की बात करते हैं विपक्ष की तो हरियाणा सरकार पर आरोप लगा देते हैं, पक्ष की बात करते हैं तो पंजाब सरकार का नाम ले देते हैं। हरियाणा के विपक्ष पंजाब सरकार की बात नहीं करता है, दिल्ली वालों से बात होती है, दिल्ली सरकार वालों से बात होती है तो पड़ोसी राज्यों को इसमें घेर लेते हैं। लेकिन सब लोग बैठकर इस मुद्दे पर कोई गंभीर चर्चा नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं इसके पीछे कारण क्या है कि वो चाहते हैं अपनी अपनी राजनीति चमकाते रहें। और आपने भी देखा, हम नहीं चाह रहे थे कि राजनीतिक चर्चा हो इस पूरे प्रकरण पर, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आरोप लगे।
अब अगली बार जब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो फिर यही पूछेंगे कि आप लोगों के पास इससे निपटने का रोड मैप क्या है। जुर्माना आपने लगा लिया, नहीं समाधान हुआ। आपने इनाम देने की बात कर ली, नहीं समाधान हुआ। आपने अपनी तरफ से, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, आपने अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि देने की बात कर ली, नहीं समाधान हुआ। इसका असली समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए क्या आप लोगों के पास थिंक टैंक नहीं है? अगर है तो फिर आप उस थिंक टैंक का सुझाव नहीं लेते हैं। आपका काम इस मामले पर सिर्फ राजनीति करना ही है। किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, दिल्ली एनसीआर में आने वाली सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। नमस्कार।